हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमने यूनिट 1 फाइनेंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो सेकंड यूनिट है वो आज से हम चालू करेंगे और जो टॉपिक है वो आप सभी देख ही पा रहे होंगे, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी जर्नी बहुत ही हसीन होगी, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और चलिए तो फिर आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला है अपना फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मार्केट मतलब क्या होता है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक सेलर होता है, एक बायर होता है। ठीक है, बायर पैसे देता है और सेलर अपने गुड्स को सेल करता है। ठीक है, और दोनों की वैल्यूज़ फुलफिल हो जाती है। यही होता है एक मार्केट। वैसे सेम वे में फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, जहाँ पे फाइनेंस का सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में लेन देन होता है। यहाँ पे भी एक होता है इन्वेस्टर जो कि अपना पैसा लगाते हैं, और एक होता है बोरोवर। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, बोरोवर वो पैसों को ले लेता है, उसके बदले वो सिक्योरिटीज़ दे देता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ की ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, और स्टॉक मार्केट्स की, बॉन्ड मार्केट्स की, फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, यही होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। और अगर इसे हमें क्लासीफाई करना हो तो हम दो टर्म्स में क्लासीफाई कर देंगे इसको। एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। दोस्तों, कैपिटल मार्केट वो होता है जब आपका जो ड्यूरेशन है वो आपको लंबे पीरियड के लिए, अगर आपको फंड्स की ज़रूरत हो, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, तो आप कैपिटल मार्केट वाले टर्म्स, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। और एक होता है मनी मार्केट, जब आपको ओवरनाइट के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, या तो वो 1 दिन का होता है या 1 साल से कम का होता है, वो आपका होता है मनी मार्केट। बड़ा सिंपल सा ये डेफिनेशन था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज जो हम मेन पढ़ेंगे वो है मनी मार्केट। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि काफ़ी इजी वे से आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाए। तो मनी मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड में दोस्तों हम 7 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक होता है, फर्स्ट पार्ट है ट्रेजरी बिल्स, सेकेंड है कैश मैनेजमेंट बिल्स, थर्ड है अपना रेपो एंड रिवर्स रेपो, फोर्थ है अपना कॉल और नोटिस मनी, फिफ्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सिक्स्थ है अपना कमर्शियल पेपर, और सेवेंथ है अपना कमर्शियल बिल्स। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज में आज हम पढ़ेंगे इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स और हुंडीज। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ट्रेजरी बिल्स। तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि गवर्नमेंट इनकम कैसे कमाती है। जब हम टैक्स पे करते हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट को इनकम आती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देती है, साथ में पेंशन स्कीम्स भी होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, तो वो उनके एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, जब आपके एक्सपेंस दोस्तों इनकम से बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसे फिस्कल डेफिसिट। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे कमाती है फंड्स? तो वो कहती है, भाई आरबीआई, आप हमारे बिहाफ में एक बिल इशू करो। ठीक है, आप हमारे बिहाफ में एक बिल इशू करो। क्यों, क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है तो बहुत ज़्यादा उसकी सिक्योरिटीज़ लोग लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उनके जो रिटर्न्स होंगे वो काफ़ी कम होंगे, तो लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो वो कहती है, ज़्यादा लोग तो हमारा लेते नहीं हैं, तो आरबीआई भाई आप हमारे बिहाफ में ट्रेजरी बिल इशू करो। और लोग नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करो, बैंक्स को दो। बैंक्स को एसएलआर कोटा में ये सब जो बिल्स है, सिक्योरिटीज़ है, ये सब बेचो। ठीक है, फिर वो जो बैंक होगी वो वहाँ से लोग अपने आप सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेंगे। ऐसे करके गवर्नमेंट अपनी सारी सिक्योरिटीज़ बेचती है, और ये जो गवर्नमेंट बेचती है ये डिस्काउंटेड वैल्यू में बेचती है। ठीक है, और ख़रीदती वापस अपने फेस वैल्यू पे। अब इसका मतलब क्या होता है, समझ लो, जैसे बिल की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, हम 93 या 94 रुपीज़ हमको बेचेंगे। और जब उसके मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट यूजुअली इसकी 1 साल से कम होती है,
और ये 91, 182 डेज़ और 364 डेज़ इंटू मल्टीपल ऑफ 2 कर लो 91 का, है ना, उतने इसमें होता है इसका मैच्योरिटी डेट। जब हम मैच्योरिटी डेट पे जब हम वापस अपनी सिक्योरिटी लेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो 100 रुपीज़ हो जाएगी, समझे। 93 में आपको बेचा उसने, लिखा हुआ 100 होगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी आपने सिक्योरिटी वापस दे दिया, आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे और आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 7 रुपये का। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट आ गया आपका ट्रेजरी बिल्स का। कैश मैनेजमेंट बिल्स, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसमें क्या होता है, अर्जेंट बेसिस पे, इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट को कैश की ज़रूरत होती है, तो इसमें वैसे ही होता है। आरबीआई इशू करता है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। फिर ये जो आरबीआई होता है वो एसएलआर कोटा के बेसिस पे वो सिक्योरिटीज़ को बैंक को बेच देता है। उसकी मैच्योरिटी जो होती है वो 91 डेज से कम की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी सेम होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। डिस्काउंटेड वैल्यू पे गवर्नमेंट आपको बेचती है और फेस वैल्यू में वो खरीद लेती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेपो और रिवर्स रेपो, ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल सा बेसिक सा फंडा है इसमें। बैंक बोली भाई, बैंक बोली हम लोग अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको दे रहे हैं आरबीआई। बैंक बोलती है आरबीआई से हम आपको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, आप हमें पैसे दे दो, ठीक है, और हम आपको वापस इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। इतना सा बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो रेपो में क्या होता है, बैंक सिक्योरिटीज़ आरबीआई को देती है और आरबीआई फंड बैंक को दे देती है। उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1, 7 और 14, इतना सा। और इसमें क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट है, ओवरनाइट रेपो मतलब मैच्योरिटी एक दिन का, एक नाइट का बोलते हैं इसे, और टर्म रेपो जिसकी मैच्योरिटी एक दिन से ज़्यादा होती है पर 14 दिन से कम होती है। बस इतना सा, एक लाइन आपको याद होगी रेपो वाली। अब रिवर्स रेपो में क्या होता है, रेपो में बैंक आपको सिक्योरिटीज़ देती है आरबीआई को और आरबीआई फंड्स देता है। रिवर्स रेपो लाइन वही है। रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है, आरबीआई बोलता है भाई हमें सिक्योरिटीज़ दो, आप पैसा लो, हमें सिक्योरिटीज़ दो, आप पैसा लो, एक डेट होता है उसमें आप वापस पैसा लौटा देना इंटरेस्ट के साथ, ख़त्म। लाइन वही है, बस इसमें पता कैसे चलता है, बैंक पहले आ गया तो रेपो हो गया और आरबीआई पहले आ गया तो रिवर्स रेपो हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है अपना कॉल एंड नोटिस मनी, ठीक है। कॉल और नोटिस मनी ये आपसी समझौता होता है बैंकों के बीच में। इसमें आरबीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही सिक्योरिटीज़ का कोई लेन देन होता है इसमें, ठीक है। बैंक कहती है दूसरे बैंक से भाई हमें पैसे दे दो, हमें कुछ मेंटेन करना है, कैश मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, बस ख़त्म। और देखो कॉल और नोटिस को याद करने का तरीका कैसा है। कॉल मतलब भाई कॉल करो तुरंत हो जाएगा, मतलब एक दिन का या एक रात का, ओवरनाइट। नोटिस बोला भाई नोटिस अपने लिख के देना, तो नोटिस को थोड़ा पहुंचाने में भी टाइम लगता है ना। तो मैच्योरिटी इसकी 2 से 14 दिन हो जाएगी, 2 to 14 डेज़ की इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। ईजी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें कोई भी सिक्योरिटीज़ का लेन देन नहीं होता और इसमें बैंक बोरो करता है मनी दूसरे बैंक से, क्यों, कैश रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब आता है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, बैंक को फॉर एग्जांपल जैसे SBI को पैसा चाहिए तो वो पब्लिक में सिक्योरिटीज़ बेचेगी, उनको इमीडिएट बेसिस पे पैसा मिल जाएगा पब्लिक से सिक्योरिटीज़ बेच के, ठीक है। ये क्यों करते हैं, जब लिक्विडिटी बहुत टाइट चल रही हो, ठीक है, जब पैसा कैश फ्लोज कम है और या तो बैंक को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कैश की, इसलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 7 to 1 ईयर होती है, क्योंकि ये मनी मार्केट हम पढ़ रहे हैं तो इसकी मैच्योरिटी आप जानते हैं दोस्तों 1 साल से कम ही मिलेगी, जितनी भी है ये सब सारी 1 साल से कम ही रहेगी। और इसका जो अमाउंट होता है वो मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का होता है। जैसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है अभी कोई बैंक को तो वो इशू कर देगा, ठीक है, सिक्योरिटी इशू कर देगा। और ये जो इसका इशू करने का तरीका में भी एक चीज़ है कि आपको 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल में ही आपको इशू करना है अमाउंट को, ठीक है, ईजी। और एक हो गया अपना कमर्शियल पेपर, वहाँ पे बैंक्स को पैसों की ज़रूरत थी। कमर्शियल पेपर्स में क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज़ को ज़रूरत होती है फंड्स की, सेम कॉन्सेप्ट सारा सेम है, बस वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को ज़रूरत होती है और सिक्योरिटी में कोई वो नहीं होता, मतलब आपको ये गारंटी नहीं होती कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से दोस्तों, है ना। और इसका जो अमाउंट का जो वो रहता है वो होता है 5 लाख, मिनिमम 5 लाख आप इशू करना है आपको, 5 लाख, और उसके या तो उसके मल्टीपल
जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। अब होता है, अब हम आते हैं दोस्तों कमर्शियल बिल्स की तरफ। कमर्शियल बिल्स में क्या होता है, ये एक इसमें कॉन्सेप्ट समझो आप। एक होता है सेलर, उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। एक होता है बायर, इसको हम बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेलर जो है आपको सिक्योरिटी बेचेगा और बायर जो है वो सिक्योरिटी ले लेगा। पर इसमें एक जिस्ट है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बैंकर्स का भी। सेलर ने अपनी, जैसे बायर को तो अपना सिक्योरिटी पैसा चाहिए, बायर को तुरंत अपना पैसा चाहिए और उसकी मैच्योरिटी होती है 30, 60, 90 डेज़ की। बायर को पैसा चाहिए तुरंत, है ना, और सेलर तो दे दिया, चलो भाई तुम ये सब ले लो। पर ऐसा हो गया बाई चांस सेलर को लगे मैच्योरिटी डेट से पहले कि भाई मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तब मैं क्या करूँगा। वो जितनी मैच्योरिटी रहती है उस डेट पे आपको अपना पैसा मिल जाएगा, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था सेलर और बायर के बीच में। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, सेलर को अपना पैसा जल्दी चाहिए, तो क्या होगा, वो उस टाइम वो बैंक के पास अप्रोच कर सकता है उस एग्रीमेंट के साथ जाके, और बैंक बोलेगा लो आपका पैसा वापस लो, कुछ वो पैसा काट लेगा, कमीशन चार्जेस इसे कहते हैं, तो वो पैसा काट लेगा। बस यही होता है कमर्शियल बिल्स में, ठीक है। आई होप आप लोगों को कमर्शियल बिल्स समझ में आ गया हो। तो अब हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट हो गया अपना इंडिजिनियस बैंकर्स। इसमें क्या होता है, घर घर में जैसे बैंक खोल लिया लोगों ने, पैसा लो, लोगों का पैसा लो और उनको लोन दे दो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इंडिजिनियस बैंकर्स, ठीक है। सेकंड आ गया मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स में क्या है, इसमें सिर्फ फंड्स देना होता है, इसमें मनी को सिर्फ लेंड करते हैं इंसान, ठीक है, ये डिपॉजिट नहीं कर सकता। जैसे इंडिजिनियस बैंकर्स में दोनों होता था, लैंड भी करता था और एक्सेप्ट भी करता था, बट इसमें सिर्फ लैंड करता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा मनी लेंडर्स हो गया। तीसरा आ गया हुंडीज। हुंडीज जो है दोस्तों वो एकदम कमर्शियल बिल्स की तरह है, पर उसमें कंडीशन होती थी कि आप बैंक के पास जाके अपनी फंड्स को ले सकते थे, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप बैंक के पास नहीं जा सकते। तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, एक रिटर्न फॉर्मेट में एक ऑर्डर होता है जो कि डायरेक्ट करता है एक पर्सन को अनदर पर्सन में, मतलब सेलर और बायर के बीच का एग्रीमेंट होता है, जिसमें बायर जो रहता है उसको जो भी मैच्योरिटी डेट है उसमें आपको पैसा दे देना है। बट पर सेलर इसमें बैंक के पास नहीं जा सकता, उस टाइम उसमें जा सकता है कमर्शियल बिल्स में, पर इसमें नहीं जा सकता। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी इजी वे से सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आई नो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम, RBI ग्रेड बी, SSC CGL जैसी, कैट जैसे एग्ज़ाम्स ईजीली निकाल लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।